प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की सच्ची कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने दिलों को थाम लीजिए और छोटे बच्चे बच्चियों के वालिदैन तो ये स्टोरी जरूर सुने और शुरू से आखिर तक सुने और इस पर गौर करें, क्योंकि ऐसी बातों को हमारी सोसाइटी में अक्सर छुपा दिया जाता है। हम आज का ये सच्चा वाकया आपको सुनाएंगे, बल्कि लोगों से अपील करेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि एक पब्लिक अवेयरनेस फैले और ऐसे लोगों पर पर्दा डालने की बजाय उनको बेनकाब करें। यह वाक्य हमें डॉक्टर आशिया ने कराची से पैगाम भेजा है। कहती हैं, मेरा नाम डॉ आशिया है। जिंदगी में वैसे तो बहुत सारे ऐसे वाकयात आए जिनके बारे में बात करना चाहूंगी, मगर यह कहानी एक छोटी बच्ची की थी जिसने न सिर्फ मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया, जिंदगी भर के लिए अपनी बच्चियों के बारे में मोहताज कर दिया। वो सोमवार का दिन था जब एक औरत अपनी कोई 10 साल की बच्ची को लेकर मेरे ऑफिस में दाखिल हुई थी। मेरी नजर उस बच्ची पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। बच्ची का पेट गैर मामूली हद तक फैला हुआ था। जब मैंने बच्ची को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसे कोई बीमारी होगी या फिर पेट इसलिए बड़ा होगा कि पेट में पानी जमा हो गया होगा। मगर जब मैंने बच्ची की मां की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसके बाद मैंने पूछा, क्या बात है मोहतरमा, आप रो क्यों रहे हैं? मेरी बात सुनकर उसने मेरे आगे दामन फैला दिया। मैंने जब उसकी तरफ नासमझी से देखा, उसने अपनी चादर अपने स्तर से उतारी और मेरे कदमों में रख दी। डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए मेरी इज्जत बचा लो। मैंने लड़की की मां की तरफ देखा तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। 10 साल की बच्ची पेट से थी और अब लड़की की मां मुझसे ही कह रही थी कि मैं उसकी जान यानी उसकी इज्जत बचा लूं, ताकि किसी को भी यह मालूम न हो कि उसकी बच्ची उम्मीद से थी। मैंने उसकी तरफ भी यकीनी से देखा और कहा कि मैं इसका अल्ट्रासाउंड करती हूं। वो बोली, नहीं डॉक्टर साहिबा, अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत नहीं है, मेरी बच्ची पेट से है, आपको नजर नहीं आ रहा? क्या आप तो डॉक्टर हैं, आप अच्छे तरीके से जानती हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बच्ची को देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि बच्चे की सेहत कैसी है और यह कैसे उम्मीद से हुई। क्या इसके साथ कोई जुल्म ज्यादती हुई है? मैंने बच्ची की मां की तरफ देखकर कहा, नहीं जी, ये बात मैं नहीं जानती, आप इसी से पूछ लें, इसमें तो हमारा मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस औरत ने नफरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा। फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, अगर यह बात इसके बाप को पता चल गई तो वो तो इसे जिंदा गाड़ देगा, क्योंकि इतना बड़ा पेट है आपकी बच्ची का। क्या आपके शौहर को नजर नहीं आया? मेरी बात सुनकर वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, वो तो यही समझते हैं कि पेट में पानी भर गया है या इसे कोई इन्फेक्शन हो गया है। वैसे भी मेरी बच्ची की शोहरत बहुत नेक है, ये तो अपने मोहल्ले में कुरान पाक पढ़ने जाती है, बल्कि ये सब बच्चों से आगे, बल्कि दूसरे बच्चों को भी पढ़ाती है। मेरा मतलब है अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि इसे कुरान पाक बहुत अच्छे से याद है। इसी वजह से तो मेरी बेटी पर कोई कभी तोहमत नहीं लगा सकता। और वैसे भी अभी तो इसकी बहुत छोटी उम्र है, अभी तो इसका प्रचलन है। आप ये मत समझें कि मैं इसकी मां होकर इसकी तरफदारी कर रही हूं, बल्कि बात असल में यही है कि हमारे बच्चे बहुत नेक माहौल में रहते हैं, पलते बढ़ते भी बहुत अच्छे से हैं और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। इसके तो स्कूल का माहौल भी बहुत अच्छा है, हर तरह की सोलह है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन बस क्या करें, जो अल्लाह की मर्जी। यह कहकर उस औरत ने सर झुका लिया तो मुझे उस पर शक होने लगा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना किसी आदमी के, बिना किसी जुल्म और ज्यादती के यह बच्ची पेट से हो गई हो। किसी ने तो कोई जुल्म किया होगा, नहीं तो इसकी मां से लापरवाही हुई होगी, तभी तो इस बच्ची का ये हाल है। मैंने अपने दिल में सोचा। मैंने देखा कि उसकी मां मुझसे नजरें चुरा रही थी। ऐसा लगता था कि उसकी मां मुझे पूरी बात बताना नहीं चाहती। मैंने उससे कहा कि आपको बच्ची का अल्ट्रासाउंड तो करवाना ही होगा, तभी मुझे पता चल सकेगा कि आपकी बच्ची का कौन सा महीना है और उसका कौन सा इलाज किया जा सकता है। वो औरत अल्ट्रासाउंड करवाने पर राजी हो गई। उसकी बच्ची को मैं अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में लेकर जाने लगी तो औरत बोली, डॉक्टर साहिबा, मैं भी साथ चलूंगी। ऐसा लग रहा था कि वो औरत बच्ची को अकेले मेरे साथ नहीं भेजना चाहती। शायद वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची मुझसे कोई बात कर ले। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में लोग ऐसे ही नखरे करती हैं। सरकारी हो तो लोग ज्यादा बात नहीं करते, डॉक्टर की हर बात को मानते हैं और असली में हम करते हैं, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। मैं उसकी बेटी का अल्ट्रासाउंड करने लगी तो स्क्रीन पर नजरें गाढ़े वो भी बैठी देख रही थी। क्या ख्याल है?
फिर आपका कोई उम्मीद है? मेरा मतलब है, क्या मेरी बेटी की इज्जत बच जाएगी? देखिए, आप इज्जत और बेइज्जती की बात तो नहीं करें। ये छोटी लड़की है, और वैसे भी इसीलिए जब कोई जुर्म किया नहीं तो ख्वाब इसकी सर पर एक ही चीज क्यों थोप रही है? छोटी बच्चियों को तो ऐसे मामले में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आपको अपनी बेटी के इर्द गिर्द के माहौल की खबर रखना होगी। आपको कुछ ऐसे बच्चों को लाना होगा कि ये किसके साथ मिलती जुलती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, इसके साथ कौन रहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी बेटी का ख्याल भी रखना होगा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी के साथ क्या मामलात हुए हैं। मैंने उस औरत को बता दिया, हालांकि वे सब कुछ जान चुकी थीं। अल्ट्रासाउंड को पढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, पर मैंने आधा घंटा फिर भी सोच विचार की कही। ऐसा ना हो कि यह बुरा मान जाए या अपनी बेटी को मारना पीटना शुरू कर दे। मैंने उस औरत के साथ बड़े अच्छे तरीके से बात की। मैंने कहा, देखिए, आपकी बच्ची बहुत नाजुक मरण से गुजर रही है। इस लम्हे पर इसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए आपको इसकी ज्यादा केयर करना होगी। अगर आप इसका ख्याल रखेंगी तभी इसकी जिंदगी आसान होगी। वैसे भी आप बच्ची की मां हैं, कोई दुश्मन तो नहीं जो आप इसके साथ इतना बुरा सुलूक करेंगी। आपकी बच्ची उम्मीद से है और इसे बच्चे को उठाए हुए 7-8 महीने गुजर चुके हैं। ऐसे में आपकी बच्ची को अगर मेन दवा दूंगी तो भी हो सकता है कि इसके लिए जिंदगी भर मुश्किलात हो जाए, तो इस मौके पर हम इसकी बच्ची को जाया नहीं कर सकते। आप ऐसा करें कि अपने बच्चे को ले जाएं और इसका ख्याल रखें, बच्चा पैदा होने दें। गैर कानूनी काम करना भी नहीं चाहिए, और वैसे इस पर किया भी नहीं जा सकता। एक तो इसकी उम्र बहुत कम है, दूसरा आपके बच्ची की सूरत हाल बहुत नाजुक है। इसका ख्याल रखें, इसे घर ले जाएं। मैंने उस औरत को यह बात कहकर मुतमईन तो कर दिया था, मगर वो रोने लगी और बोली कि डॉक्टर साहिबा, आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर मैं अपनी बच्ची को अपने घर ले भी जाती हूं तो बच्चा पैदा होने से पहले ये जिंदा जमीन में गाड़ दी जाएगी। आप मेरी बच्ची को खुद को रखकर सोचें, बताएं भला क्या आप ऐसे किसी बच्ची की मां होती, और हो ऐसी उम्मीद से हो जाती तो आपका शौहर आपको माफ करता। सारी बातें तो बच्ची की मां पर ही आती हैं, सवाल उसकी तरबियत पर उठते हैं। मैं इस हालत में इसे घर नहीं ले जा सकती। आप कोई ना कोई हल बताएं, वरना तो मेरे लिए अपनी बच्ची को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। उस औरत की संग दिल्ली देखकर मैं हैरान रह गई। आप अपनी बच्ची को छोड़कर कहां जाएंगी? आपकी बच्ची का आपके अलावा सहारा ही कौन है? देखिए मैडम, ये बात तुम्हें नहीं जानती, लेकिन अगर आपके पास कोई हल है तो बता दें, क्योंकि यह बच्ची या तो मौत के मुंह में जाएगी या फिर आप इसका रूही इलाज कर दें। मेरी बात सुनकर बच्ची की मां रोने लगी। तब मैंने बच्ची की मां को एक पेशकश की। मैंने उस औरत से बात कही कि अगर तुम अपनी बच्ची को मेरी क्लिनिक पर ही रहने दो, बच्चा पैदा होने तक उसे घर न लेकर जाओ, तो क्या यह मुमकिन है? उसने झट से कहा, ऐसा तो मुमकिन है। मैं अपने शौहर से कह दूंगी कि मैंने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर भेजा है। बहनें तो साझी होती हैं, वो मेरे साथ जरूर देगी। उसे भी पता है कि मेरी बच्ची के साथ क्या मामला है। आप बताएं, आप इस काम के कितने पैसे लेंगी? वो और बीमार भी थी और साथ में मशकूर भी। अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस इस बच्ची पर तरस खाकर आपको यह बात कह रही हूं। वैसे भी मेरे क्लिनिक में रात के वक्त कोई नहीं होता। मैं ही होती हूं तो मैं इसका ख्याल रखूंगी और बाकी का वक्त में इसे अपने घर लेकर जाऊंगी। आपको अगर मुझ पर भरोसा है तो फिर इसे यहीं पर छोड़कर जाइए। उस बच्ची की मां को और क्या चाहिए था? वह तो पहले ही परेशान थी। कहने लगी कि ठीक है, मैं इसे यहीं छोड़ जाऊंगी। उसके जाने के बाद मैंने बच्ची से पूछा, बेटा क्या तुम स्कूल जाती हो? उसने मुझे सारी बातें बता दें। मेरा शक था कि शायद स्कूल में या वैन वाले ने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत की हो जिसके नतीजे में ऐसा हो गया हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बच्ची ने मुझे ऐसी कोई मालूमात नहीं बताई, हालांकि वह डरी हुई भी नहीं थी। लगता था कि बच्ची के इल्म में यह बात है ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ। वो बेचारी अपने पेट पर हाथ रखकर मासूमियत से पूछने लगी, डॉक्टर साहिबा, क्या मेरे भी बच्चे होंगे? मैं अम्मा बन जाऊंगी। हाँ बेटा, तुम अम्मा तो बन जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। साथ ही मैंने उसे उछल कूद करने से मना कर दिया। कहा कि अब तुम बस अपना ख्याल रखना होगा, आराम वगैरह करना होगा, अपने लिए दुआ करो
और याद करने की कोशिश करो कि अगर किसी ने कभी तुम्हारे साथ कोई गैर मामूली रवैया रखा हो तो मुझे सच सच बता दो। उसने तो नहीं में सर हिला दिया, बोली कि ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं उसकी बातों को समझ तो रही थी मगर यकीन नहीं आ रहा था। बच्ची की मां अगले दिन आई, उसके पास हलवा और बहुत सारी ऐसी चीजें थीं जो कि उसने बच्ची के लिए दी। मैंने बच्ची की मां से वो सब कुछ ले लिया और क्लिनिक में ही रख दिया। बच्ची की मां ने यह भी कहा कि वो उसे अक्सर औकात मिलने आती रहेगी। बच्ची अपनी मां को याद तो करती थी मगर साथ ही साथ परेशान भी होती थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। खैर, मैंने उसे क्लिनिक में ही रख लिया। उसके दिन अब करीब आ रहे थे। मुझे परेशानी भी थी कि कहीं इस बच्ची का केस कोई गैर मामूली सूरत हाल इख्तियार न कर ले, क्योंकि मैंने तो उसकी मां से कह रखा था कि आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। उसकी बच्ची का केस मेरे हाथ में है तो मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, न ही उसके मुस्तकबिल पर कोई फर्क पड़ेगा। खैर, विलादत के दिन उसने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। बच्चे गोल मटोल प्यारे थे। मैंने उन बच्चों को देखा, मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। वो दोनों जुड़वा बच्चे थे। आज तक मैंने ऐसा होते नहीं देखा था। उस बच्ची की खाला बहुत खराब थी। मैं उसे अस्पताल से सीधा घर ले गई और को बड़ी बुरी औरत मालूम हो रही थी। मुझे उसकी हालत पर दुख भी हो रहा था। मैंने उसे दोबारा पूछने की कोशिश की लेकिन उस बच्ची को तो कुछ मालूम ही न था। बहरहाल, वो बच्चे तो उसी के थे। मैंने सख्ती से मना कर दिया कि घर में यह बात किसी को न बताएं। बच्ची की मां को भी मैंने सारी हकीकत बता दें कि 2 बच्चे जो पैदा हुए वो बच्चे मैंने किसी बे औलाद जोड़े को दे दिए। आपको उनके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बच्ची की मां अपनी तरफ से बेफिक्र हो गई। उसने मुझे हजारों रुपए दिए और बोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैंने अपने शौहर से कह दिया था कि मैं अपनी बच्ची को खाला के घर छोड़ आई हूं। वो मुतमईन हो गया था। वैसे भी वह अपने बच्चों की ज्यादा खबर नहीं रखता, लेकिन अगर उसे पता चला जाता तो पता नहीं क्या करता, क्या होता। वो औरत यह कहकर चली गई। मेरे ख्याल में तो अब तक वो बच्ची थी और उसकी फिक्र भी खत्म हो गई थी, मगर मुझे उसकी बेटी बार बार याद आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, मगर मारे परेशानी के कुछ पता नहीं पाई। मैंने उससे मुझे कुछ नहीं कहा। बच्ची के जाने के बाद मेरे कमरे में मौजूद नर्स ने मुझसे एक अजीब बात कही। बोली, क्या आपको नहीं लगता कि बच्ची की मां का रवैया कुछ ऐसा था जिसे मैं मशगूल कह सकती हूं? मुझे तो ऐसा रहा था, मगर मैंने सर झटक दिया। मैं फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहती थी। वैसे भी मैंने ही केस अपने से भुला दिया था। मेरे तो वह गुमान में भी नहीं था कि इस बच्ची को दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा और मुझे दोबारा से उस बच्ची को देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में यह सबसे बड़ी मुसीबत थी जो लोग उभर आई थी। मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि अब मां अपनी बेटी का खास ख्याल रखेगी और उसे बाहर आने जाने नहीं देगी। न सिर्फ ये कि उसकी हर हरकत पर नजर रखेगी, बल्कि उसके मिलने जुलने वालों पर भी ध्यान करें। कि मैंने यही सोचा था कि ये आखिरी और पहला वाक्य होगा जो इस बच्ची की जिंदगी में आएगा, मगर फिर वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। तकरीबन कोई 7-8 महीने गुजरे थे कि वो बच्ची दोबारा मेरी क्लिनिक में दाखिल हुई। इस बार उसकी मां भी साथ थी और बच्ची ने बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। बच्ची का कद काफी बढ़ चुका था। लगता था कि अब इसकी जिंदगी में कोई और मसला है। मैं समझी कि शायद कोई दूसरा मसला है जिसके लिए वो मेरे पास बात करने के लिए आई है, मगर उसने तो आते ही मेरे सर पर हेतु के पहाड़ की रहती है। मैंने पूछा कि क्यों आना हुआ। कहने लगी कि मेरी बच्ची को दोबारा से वो ही अलार्म जाहिर हो रही है। मैंने पूछा, कैसी अलार्म दें? तो लड़की की मां रोने लगी। उसके आंसू देखकर मैं समझ चुकी थी कि मामला फिर से गड़बड़ है। उसके साथ दोबारा वही सब कुछ हो चुका है जिसके लिए पहले वो मेरे पास रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची इतनी सी उम्र में ऐसी हादसात से कैसे बार बार गुजर रही है, और दूसरी तरफ उसकी मां को तो उसके बारे में कोई खबर ही नहीं और न ही लड़की को पता है। मैंने कहा, अब ये सब कैसे हो गया? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी के इस गीत में कोई ऐसा इंसान नहीं जो ये हरकत कर सके, तो फिर ये सब क्या है? लड़की की मां रोते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा, मुझे तो खुद इस बारे में नहीं भरता। मेरी तो टांगे काट रही हैं उस वक्त से।
जब से मैंने अपनी बच्ची के बारे में ऐसा महसूस किया, आप कम से कम इसका टेस्ट करके पता तो लगाएं जो कुछ मैं सोच रही हूं वो सही है या गलत है, क्योंकि अभी तक मैंने इसका कहीं और टेस्ट नहीं करवाया। आप चूंकि मेरे हालात से पहले भी वाकिफ हैं, इसलिए मैं सीधी आपके पास आई हूं। आप खुदा के लिए चेक करके बता दें कि जो कुछ मैं सोच रही हूं वो सही है। यह हालत है, अल्लाह करे ये सब जो मैं सोचती हूं झूठ निकले, वरना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अब तो इसके बाद से क्या बहाना करूंगी? अब तो मेरी जिंदगी में हो तूफान आएगा कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा, क्या ख्वाब शक न करें, पहले मुझे आपकी बच्ची को चेक तो करने दें। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती तब तक आप कोई अंदाजा काम मत करें। मगर मैं उसे अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में लेकर गई तो अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर नजर पड़ते ही मेरी तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि दोबारा से वो ही सब कुछ हो जाएगा। मैंने लड़की की मां को भी सच सच बता दिया। कहने लगी कि ऐसा मत कहीं कहते दें कि यह झूठ है। सच कहती हूं, कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है। मैं अपनी बेटी के बारे में किसी मुजरिम को नहीं जानती। आप शायद मुझ पर ही शक करे सोचेंगी कि यह कैसी मां है जो अपनी बेटी के बारे में इतनी सी बात भी नहीं जानती, लेकिन कसम खाकर कहती हूं मुझे वाकई नहीं पता कि यह सब कुछ कैसे हुआ। मैंने कहा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दवाइयों के इस्तेमाल से मामला ठीक हो जाएगा। आपको वो परेशानी तो नहीं होगी जो इससे पहले हुई, मगर बार बार ऐसा होने से आपके बच्चे की सेहत गिर जाएगी। बहुत कम उम्र में ऐसे मामलात बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। आपको भी पता है कि इसकी सेहत कैसी है। एक तो उम्र कम है, दूसरा कमजोर और मरियल सी है। आपको इसका ख्याल रखना होगा। मेरी बात सुनकर उसे की मां ने कहा, बिल्कुल ख्याल तो मैं रखूंगी, अब बस दवाइयां दे दें, मगर मुझे बता दें कि मेरी बच्ची को मुस्लिम कौन है। वो औरत मेरी क्लिनिक में बैठी रोने लगी। मैंने कहा, इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं। मैंने तो कई बार की बच्ची से नुक्से जाती हर भी आजमाकर यह पूछने की कोशिश की कि क्या उसकी नजर में को मुस्लिम है, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। ली के आज तक ऐसा नहीं हुआ, न ही मुझे कोई ऐसा शख्स नजर आता है जिसने मेरी तरफ बुरी नजर से देखा हो, मुझे हाथ लगाने की कोशिश की हो। बस जो कुछ भी होता है वो अचानक है। मैं इस मामले में कुछ नहीं जानती। बच्ची की बात सुनकर मैं भी हैरान थी। मैंने सोचा था कि शायद ही आखिरी बार होगी, अब इस बच्ची के साथ कोई ऐसा मामला नहीं होगा। लेकिन उस मामले को अभी तकरीबन कुछ दिन ही गुजरे थे, यानी 2 से 3 महीने ही हुए होंगे कि वो औरत फिर अपनी बच्ची को लेकर मेरी क्लिनिक पर आ गई। इस बार तो उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि जानबूझकर ये लोग नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बच्ची उम्मीद से हो जाए और उसकी मां को न ही उसे पता हो। इस बार मैंने 100 करने की भी जहमत नहीं की, बस दवाइयां लिख कर दे दी। मगर बच्ची की मां बहुत परेशान थी, आंखों से बहते आंसू और साथ ही हाथ कांप रही थी। बोली कि मैं कहां जाऊंगी, अगर दोबारा मेरी बच्ची के साथ ही कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। कहां मोहतरमा, आज के जमाने में इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं है जितना आप मुझे समझ रही है। आपकी बच्ची के साथ जो भी हो रहा है इसका मुजरिम आपके घर में ही मौजूद होगा, या तो आपने दूसरी शादी कर रखी है, आपको शहर इस बच्ची का सौतेला बाप है, या तो फिर कोई और मामला है जो अब मुझे पता नहीं रही। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपनी बच्ची की हिफाजत करें, इसे हर वक्त अपने साथ रखें। मुझे नहीं लगता कि आप अगर इसे हर वक्त अपनी नजर के सामने रखेंगे तो कोई ऐसा मामला हो पाएगा। उस बच्ची की मां बोली, यकीन करें मैं ऐसा ही करती हूं, सिर्फ इस बच्ची को पढ़ने के लिए भेजती हूं, इसके अलावा यह हर वक्त मेरी नजरों के सामने है। अब ये बातें हो रही थीं कि मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर दस्तक हुई। तकरीबन उसी की उम्र की एक और लड़की मेरी क्लिनिक ने अपनी मां के साथ दाखिल हुई थी। उसने मुझे देखते ही कहा कि मुझे आपसे एक और जरूरी बात करनी है और अकेले में करनी है। ये लोग एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते थे। मैंने देखा उस औरत के साथ भी अपनी कोई 12-13 साला बच्ची थी और साथ वह खुद भी परेशान खड़ी थी। आंखों से आंसू छलक रहे थे। मैंने उसे देख लिया था, ऐसा लग रहा था कि उसका मामला भी ऐसा ही है। मैंने पहली बार और को उसके घर भेज दिया और दूसरी के पास आ गई, क्योंकि वो तो जाहिर है मेरी क्लिनिक में पहली बार आई थी, उसे वक्त देना जरूरी था। मैं उसके पास जाकर बैठी तो देखा
उसकी बच्ची भी इसी तरह किसी पे के दर्द में मुक्त थी। कहने लगी कि मुझे अपनी बच्ची के पेट के दर्द की बहुत फिक्र है। इसके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं जो सिर्फ शादीशुदा औरतों को होती हैं। मैंने बच्ची की तरफ देखा और उसका हुलिया देखकर समझ गई कि इसके साथ भी पहली बच्ची वाला मामला है। मैंने उसे अल्ट्रासाउंड के लिए कमरे में भेजा। अल्ट्रासाउंड की पोर्ट देखकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। इस बच्ची के साथ भी वही मामला था जो कि पहली वाली के साथ था। अब तो मुझे इस पर अफसोस होने लगा। देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने उसकी मां को साफ साफ सच्चाई बता दें कि तुम्हारी बच्ची उम्मीद से है। वो सर पकड़कर बैठ गई। बोली कि मुझे समझ नहीं आता, ऐसे कैसे मुमकिन है। मैंने से पहले वाली बच्ची के बारे में भी बता दिया, क्योंकि अब माओं को इस बारे में सोचने की जरूरत थी। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसकी जड़ तक पहुंचूंगी। सबसे पहले तो उससे आम लिबास में लेडीज पुलिस की हेल्प से बच्चों की स्कूल का पता लगाया। मालूम हुआ कि ये सब बच्चियां एक ही मोहल्ले में रहती थीं और एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। स्कूल में तो अच्छी तरह छानबीन की गई, लेकिन ऐसी कोई मुझको चीज देखने को मिली। लेकिन जब पुलिस ने बच्चों के मस्जिद में इन्वेस्टिगेशन की तो एक ऐसे शख्स पर शक हुआ जिसका नाम लेते हुए पुलिस वालों को अपना भी खतरा था कि उनको जान से ही न मार दिया जाए। एक ऐसा शख्स जिस पर अगर उंगली उठाते तो पूरा मोहल्ला उसकी हिफाजत में गवाही देने के लिए खड़ा हो जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसी मोहल्ले की मस्जिद का इमाम था। वो मौलवी साहब तकरीबन 10 साल से उस मोहल्ले की मस्जिद का इमाम था और मस्जिद के साथ अटैच घर में रहता था। नमाज रोजा का पाबंद, हर वक्त उसके हाथ जिक्र इलाही में मशगूल। उस शख्स पर इल्जाम तो दूर, कोई शक करने के लिए भी तैयार न था। मोहल्ले के सब बच्चों को वो बगैर किसी लालच और मुआवजे के कुरान पाक पढ़ाता था। लड़के तो मस्जिद के बरामदे में बढ़ते थे, लेकिन लड़कियों को उसकी बीवी अपने घर में बापर्दा माहौल में तालीम देती। लेकिन कोई 3 साल पहले उसकी बीवी अपने 4 बच्चों को लेकर अचानक कहीं गायब हो गई थी। मौलवी साहब ने मोहल्ले के लोगों को बताया कि वो तो खुद हो में चुप थे और अल्लाह के डर से अपनी बद किरदार बीवी की पर्दापोशी करते थे। उनकी बीवी ने गैर मर्दों से ताल्लुकात कायम कर रखे थे और वह अपने किसी यार के साथ भाग गई। फिर क्या था, मोहल्ले वालों की नजर में मौलवी साहब की तरफ और भी बढ़ गई। किसी का बच्चा बीमार होता तो वो मौलवी साहब से दम दुरुद करवाते। सारे मोहल्ले वाले बारी बारी मौलवी साहब को रोज खाना भिजवाते। दूसरी जानिब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि मोहल्ले की लड़कियां जो पहले मौलवी साहब की बीवी से कुरान पढ़ती थी, अब मौलवी साहब खुद अपने घर में बापर्दा माहौल में उनको पढ़ाते हैं और अक्सर बच्चियों को खाने पीने को कुछ देते थे। पुलिस ने बहुत खुफिया अंदाज में जब मौलवी साहब के घर की तलाशी ली तो ऐसे इनके साथ हुए कि सबके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। ऐसी दरिंदगी के खुदा की पनाह, वो ही मौलवी साहब जिसको लोग वली अल्लाह समझते थे, उसके घर से भारी मिकदार में नशा फरोख्त की चीजें मिली। पुलिस ने फौरन मौलवी साहब को उठा लिया और अपने रिवायती अंदाज में इन्वेस्टिगेशन की तो मौलवी साहब ने बयान किया, यह मिठाई और चॉकलेट्स में नशा करने वाली चीजें मिलाकर अब तक दर्जनों मासूम बच्चियों की जिंदगी तबाह कर चुका है। तो इसके बाद पुलिस ने उसको सजा दिलवाई। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपने बच्चों की निगरानी करनी चाहिए। कहां जाते हैं, क्या करते हैं, और ऐसे नापाक मौलवी की हरकतों की वजह से हमारे उलेमा ए दीन पर उंगली उठाई जाती है। इनकी वजह से हमारे उलेमा ए दीन बदनाम होते हैं। ऐसे लोगों पर हमें नजर रखने की सख्त जरूरत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे चैनल सोहा वॉयस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर सच्चे सच्चे वाकयात अपलोड करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।